केमिस्ट्री भी देखो, जिस प्रकार से लिविंग थिंग बनती है वैसे ही आपकी नॉन लिविंग बनती है। जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर का निर्माण कैसे हुआ है? कोई ना कोई चीज जुड़ी होगी जब ये मार्कर बना होगा, कोई ना कोई केमिकल बॉन्डिंग हुई होगी, कोई ना कोई केमिकल जुड़े होंगे, तो उन केमिकल का ही जुड़ना आपकी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। रियल में अगर मैं बात करूं, चारों तरफ जितनी भी चीज आपको दिख रही है, उन सभी चीजों की फॉर्मेशन किस प्रकार से हुई है, क्या क्या चीज जो है वो जुड़ी हैं, उन सभी के बारे में जानना ही आपकी क्या कहलाती है भाई? केमिस्ट्री कहलाती है। क्लियर भी? केमिस्ट्री कुछ नहीं है, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर जो बना हुआ है ये किन किन केमिकल से मिलकर बना हुआ है, किन मेटल है इसमें, नॉन मेटल है या फिर क्या चीज है, कौन सी बॉन्डिंग है, वो सब जानना। अब अगर मैं नॉर्मली अगर आपको बताना चाहूं केमिस्ट्री क्या है, तो देखो भाई, सबसे छोटी चीज होती है भाई एटम। क्या होता है भाई? परमाणु। भी बिग बैंग की थ्योरी आई थी, उसमें कहा था कि पृथ्वी जो है के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, और विस्फोट के बाद वहां छोटे छोटे कण मौजूद थे, और उनको क्या कहा था? एटम कहा था। जब एटम जुड़े तो क्या बने भाई? मॉलिक्यूल बने, यानी कि अणु बने। और जब मॉलिक्यूल जुड़ते गए तो आपके कौन बने भाई? एलिमेंट बने। एलिमेंट यानी कि तत्वों का निर्माण हुआ। तत्वों का निर्माण हुआ। तत्व आज के टाइम पर 118 एलिमेंट्स हैं मोस्टली की पीरियोडिक टेबल के अंदर, 118, जिसमें मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है। जब ये एलिमेंट्स जुड़ेंगे तो दो चीजों का निर्माण होगा। अगर एक निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे बच्चा कंपाउंड। क्या बनाएंगे भाई? जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं यौगिक। और अगर इनडेफिनेट रेशियो में जुड़ेंगे, कोई भी डेफिनेट रेशियो नहीं है, तो उसको अपन बोलेंगे मिक्सचर। क्या बोलेंगे भाई? मिक्सचर, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे मिश्रण। सिंपली मैं आपको बताता हूं, एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, या फिर और भी जितने भी एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। अगर ये एक रेशियो में जुड़ रहे हैं तो आपके कंपाउंड बनेंगे। जैसे पानी, वाटर क्या है? कंपाउंड। वाटर तभी बनेगा जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा, 2:1 में होगा। अगर 3:1 कर दिया तो वो नहीं बनेगा। और एक दूसरे होते भी मिक्सचर, कुछ भी गोल दो, जैसे कि हवा है, हवा एक मिश्रण है, चाहे वो दिल्ली की हवा है, चाहे वो हरियाणा की हवा है, यानी कि चाहे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है या चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। जैसे कि दूध है, दूध भी मिश्रण है, चाहे वो गांव का दूध है, चाहे वो शहर का, चाहे उसमें पानी कम है या पानी ज्यादा है, दूध तो दूध ही रहेगा। तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और जब ये सभी चीजें जुड़ेंगी तो एक चीज बनेगी भाई, जिसको कहते हैं अपन मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है भाई? पदार्थ। और आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सभी के सभी क्या है भाई? मैटर है। 9th क्लास का पहला चैप्टर वहीं से स्टार्ट करता हूं मैं, मैटर इन और सराउंडिंग। ठीक है? पदार्थ। आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सब क्या है? पदार्थ। और इन सभी चीजों की ही जानकारी लेना क्या कहलाती भाई? केमिस्ट्री कहलाती। और रटी रटाई डेफिनेशन याद करते होगे आप। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं करना आपको, बस एक बात याद रखनी है, इन सभी चीजों को पढ़ना आपकी क्या कहलाती हुई? केमिस्ट्री कहलानी। देखो कितना ही एमएससी कर लेना, कुछ भी कर लेना, पीएचडी कर लेना, थोड़ा डीप होते जाओगे लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अंदर ही केमिस्ट्री क्या रह जाएगी? भी सिमट कर रह जाएगी। और अपनी केमिस्ट्री जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की केमिस्ट्री एलिमेंट्स के अंदर सिमट जाती है 80%। ठीक है? पीरियोडिक टेबल जो है अपनी, जो अपन अच्छे से करेंगे, वहां आपकी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। तो इन सभी के बारे में आपको जानना है। मैं पहले से ही कहता हूं, पढ़ना नहीं है, केवल क्या करना है? जानना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन मैटर से। केमिस्ट्री जो है वो 2 प्रकार की होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक करेंगे, ऑर्गेनिक बाद में करेंगे, कार्बनिक केमिस्ट्री भी करेंगे। इसको केमिस्ट्री को देने वाला कौन था भाई? लेवोजियर नाम का साइंटिस्ट था। लेवोजियर, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, ये लिख लेना, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है भाई? तो यहां पर जो अपना फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो कहां से होगा भाई? मैटर से होगा। कहां से होगा भाई? मैटर से होगा। पहला चैप्टर जो है चैप्टर 1
और एनसीईआरटी से ही करेंगे पूरा का पूरा। अपना पहला चैप्टर 9th का कहो चाहे 11th का कहो, मैटर ही है, मैटर इन और सराउंडिंग। आपके चारों तरफ कुछ भी चीज दिख रही है वो क्या अभी मैटर है। डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, अरे बतानी पड़ेगी क्या? यस सर, बताता हूं भाई। फिर देखो, जिस भी चीज का वजूद है, जिस भी चीज का, वही क्या है? मैटर। अब आप कहोगे कि सर वजूद बोले तो, वजूद बोले तो एहसास है, हां भी ये चीज है, तो वो क्या भी आपका मैटर है। अब थोड़ा केमिकली रूप से देखते हैं। जिस भी चीज के पास अपना मास है, मास का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान होता भी मटेरियल जिससे मिलकर कोई भी वस्तु बनी हुई है। तो रियल डेफिनेशन आपके मैटर की क्या होती है भी? मैटर की रियल डेफिनेशन ही ये होती है जिसके पास मास, मास यानी कि द्रव्यमान, व वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन मौजूद हो। इनमें से कोई भी चीज हो उसको अपन क्या कहते हैं? अब देखो ये बार बार में आएंगी चीजें, यहीं पर समझ लेना। द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी चीज का वजूद। जैसे मेरा द्रव्यमान क्या है? मैं जितने भी मटेरियल से मिलकर बना हूं वो मेरा क्या अभी द्रव्यमान है, कभी चेंज नहीं होगा भी। मेरे को कहीं पर ले जाओ, जितना मटेरियल मेरे अंदर उतना रहेगा, चेंज हमेशा वेट होता है। क्या होता है? तो वेट द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान किसी चीज का वजूद है जिससे मिलकर कोई वस्तु बनी हुई है। तो लिखना चाहो तो लिख लेना कि किसी भी वस्तु का मटेरियल उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। आयतन, ये मार्कर है, इस मार्कर का आयतन क्या है? जितनी भी ये जगह घेर रहा है, जितनी भी ये जगह घेर रहा है उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो आम भाषा में लिख सकते हो, जो कोई जगह घेर रहा है उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं? पदार्थ। एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज पदार्थ नहीं है? तो भी जितनी भी आपकी भावनाएं हैं, सुख दुख, प्यार प्रेम, मोहब्बत, सुगंध, स्मेल वगैरह, हैप्पीनेस, ये आपके मैटर नहीं है। हवा मैटर है, हवा मैटर है। कहीं ये सोचो जी हवा का तो कोई वजूद ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। क्यों नहीं है वजूद? हवा के पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वजूद है या नहीं है? ठीक है ना? तो कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना वजूद हो उसको अपन क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ये तो था भी बिल्कुल सिंपल। अब मैटर के बारे में सभी को पता है, मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं नॉर्मली, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन भाई अब थोड़ा अपन एडवांस में चलेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज तीनों वस्तुओं में, मतलब 3 ही अवस्थाओं में मौजूद है, या ठोस में मिलेगी, या द्रव में, या फिर। अगर आपने अच्छे से इसका फंडामेंटल समझ लिया तो आपको सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको हर वस्तु को किस में लेके जाना है? उसकी अवस्था में लेके जाना है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, कुल, तो आंसर डालना भी कुल। अगर क्वेश्चन पूछे तो 5, लेकिन कई बार पूछता मुख्य, मेन, कितनी होती भी? 3। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, मैं आपको बता ही देता हूं भी। सभी को पता है ठोस, द्रव और गैस, सभी को पता है, बताने की जरूरत है। ये पहली ठोस, सॉलिड बोलते हैं, दूसरी द्रव, लिक्विड बोलते हैं, तीसरी गैस। इसके ऊपर आएंगे, दोबारा आएंगे, फिर आएंगे, ठीक है। उससे पहले इसका भंडारा कर लेते हैं। इधर देखना, चौथी अवस्था जो होती ना वो होती बच्चा प्लाज्मा। क्या होती भी? इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई, प्लाज्मा के बारे में। पहले तो ये स्टेट क्या है भाई? हमने तो 2 ही स्टेट, 3 ही स्टेट देखे, ठोस देखिए, द्रव देखिए, या फिर गैस देखिए। कोई ऐसी चीज जो नहीं तो ठोस है नहीं द्रव है, डेफिनेशन बन गई प्लाज्मा की, यानी कि सॉलिड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। किसी भी वस्तु की सॉलिड या लिक्विड के बीच की अवस्था, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ठोस द्रव अवस्था, ठोस से द्रव अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। सबसे पहले इसको विलियम क्रूक्स ने बताया था। किसने बताया था बच्चा? विलियम क्रूक्स ने इसको दिया था। तो साइंटिस्ट आ जाता है, विलियम क्रूक्स कौन है? तो कौन है भाई? प्लाज्मा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो घिसा पिटा अभी। 4th स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था
पदार्थ की चौथी अवस्था कौन भी? प्लाज्मा। बताने की जरूरत ना पड़े। इंपोर्टेंस लिखना भी कहां पर प्रयोग की जाती है, इंपोर्टेंस लिखना भी इसकी क्या प्रयोग की जाती है। देखना, एक बात याद रखना, कई बार क्वेश्चन भी आता है, पदार्थ की ऐसी अवस्था जो लाइट को क्या करती है? इमर्ज करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये जो आपकी प्लाज्मा जो ना, ये लाइट प्रोड्यूस करती है, ज्यादा लाइट को फैलाती है, इसीलिए इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। किसमें किया जाता है भाई? विद्युत बल्ब में किया जाता है। फिर कह रहा हूं भी, लाइट को क्या करता है भी? ये प्लाज्मा लाइट को फैलाता है। अब देखो, अगर आप इस CFL को फोड़ दोगे ना, ये तो हाँ, तो इसमें छोटा, बिल्कुल छोटा आप ये मान के चल सकते हो, जिससे कि जो रोशनी जो होगी एक किताब को भी नहीं कवर कर पाएगी, इतना ही इसके अंदर लगा हुआ था फिलामेंट। लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल डला हुआ ना, उसकी वजह से ये चमक प्रोड्यूस करता है, ज्यादा चमक प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, विद्युत बल्ब से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। मैं यहां पर फैक्ट्स लिख रहा हूं और सारे के सारे फैक्ट्स क्या हैं? कंफ्यूजिंग है। क्या भाई? हमेशा एग्जाम में आते हैं और अपन क्या करे आते हैं? गलत करे आते हैं। देखो भाई, कंफ्यूजिंग कैसे? पहला क्वेश्चन आपके आगे आएगा, क्या आएगा भाई? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस डली हुई होती है? क्या आएगा? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस डली होती है? कोई नहीं, डाल देना बाद में। दूसरा क्वेश्चन आएगा, विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस डली होती है? थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां पर आएगा, विद्युत बल्ब में कौन सा सी धातु डली होती है? धातु डली होती है। फिफ्थ चौथा क्वेश्चन आएगा, विद्युत बल्ब में कौन सा पदार्थ डला हुआ होता है? कौन सा पदार्थ डला हुआ होता है? ठीक है भाई। उसके बाद एक विद्युत बल्ब में कौन सा फिलामेंट डला होता है, वो तो एक अलग है। अब देखो, इन सभी के आंसर आप ये सोचोगे कि सेम है, ऑप्शन सभी के एक ही मिलेंगे। ऑप्शन ए मान के चलो आपको मिल जाएगा प्लाज्मा, ऑप्शन बी आपको मिल जाएगा क्या भी? आर्गन, ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा क्या भी? पारा। सभी के आंसर सेम है, ऑप्शन सेम है, आंसर अलग हैं। सभी के आंसर क्या भाई? अलग हैं। जल्दी बताओ भी क्या आंसर होगा इनका? भी पहले का आंसर आप आर्गन डाल रहे हो, गलत है। पहले का आंसर अगर आप आर्गन डालते हो तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। भाई सिंपल सी बात है, विद्युत बल्ब में ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो इसलिए ठंडी गैस डाली जाती है। और कौन सी डाली जाएगी? यहां पर डलेगी नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में क्रिया ना हो, रिएक्शन ना हो, इसलिए उसमें इनर्ट गैस डाली जाती है। कौन सी डलेगी? विद्युत बल्ब में चमक प्रोड्यूस करने के लिए एक मेटल डाली जाती है, जिसको क्या कहते हैं? पारा Hg। विद्युत बल्ब में पदार्थ की अवस्था और फिलामेंट कौन सा डाला जाता है भाई? टंगस्टन का फिलामेंट डाला जाता है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब से गलत मत करना। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई, पदार्थ की पांचवी अवस्था पर। कौन सी अवस्था पर? पांचवी है भाई, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, भारत का नोबेल प्राइज विजेता सत्येंद्रनाथ बोस और विश्व का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलकर एक पदार्थ की अवस्था की खोज की, जिसको अपन क्या कहते हैं? पदार्थ की फिफ्थ स्टेट कहते हैं, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद इन दोनों की मृत्यु हो गई और इससे ज्यादा आज तक कोई भी नहीं बता पाया, इसके बारे में भी नहीं बता पाए। कौन भी? बोस आइंस्टीन दोनों मिलकर। ठीक है, इतना ही था। यहां पर इनका चैप्टर क्लोज होता है। अब अपन आते हैं तीन अवस्थाओं पर। किन के ऊपर? अब देखो, अपन क्या करते हैं? रट लेते हैं हर एक चीज को, सभी को आती है सर। ठोस, द्रव और गैस के बारे में नहीं बताना, हमारे को आती है। इनके पास आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वही घिसी पिटी बात।
लेकिन एक चीज जो अपन नहीं ध्यान देते, जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, एक होती है भी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल का मतलब क्या होता है, देखिए ये मार्कर है, इसको बाहर से देखकर मैं बता दूं इसके गुण, इसकी प्रॉपर्टी, वो कहलाएगी फिजिकल। दिखने में काला है, आगे से नुकीला है, ये यहां से ऐसा, मतलब कोई भी चीज इसके बारे में बाहर से ही बता दूं, वो क्या भी फिजिकल प्रॉपर्टी। और इसके बारे में मैं जो नहीं बता पा रहा, अंदर रिएक्शन के थ्रू, अंदर बॉन्डिंग के थ्रू, अंदर जो भी मटेरियल लगा हुआ है, ये मैं नहीं बता पा रहा, उसको मैं क्या कहता हूं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो अपन है ना मिक्स कर लेते हैं सभी प्रॉपर्टीज को। तो आपको अब हरियाणा डी ग्रुप एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया और उसने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की केमिकल प्रॉपर्टी है, और उसमें ऑप्शन डी था ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज करे, उसने पूछा था केवल केमिकल प्रॉपर्टी, दो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो अपन को बिल्कुल अच्छे से देखना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, नेक्स्ट ले लेता हूं, ठोस, द्रव और गैस। यहां पर लिख रहा हूं ठोस, जिसको अपन बोलते हैं सॉलिड। यहां पर मैं लिख रहा हूं द्रव, जिसको अपन बोलते हैं लिक्विड। और यहां पर मैं लिख रहा हूं गैस, और गैस को अपन गैस ही बोलते हैं। एक सिंपल बात याद रखो, पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ये क्वेश्चन पहले आता था आदम जमाने में, आज नहीं आएगा, 2015-16 के टाइम पे आता था। पदार्थ के ऐसा पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में रहता है, इसे अगर जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगी, पिघला देंगे तो पानी, और उबाल देंगे तो भाप। लेकिन ये एग्जाम्पल के रूप में काम आएगा समझने के लिए। ठोस कभी भी दिखे आपको, पानी क्या मान लो, बर्फ मान लो, द्रव पानी मान लो, और गैस को भाप मान लो। समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं इसकी पीपी, फिजिकल। खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने आप सोचो। ये मार्कर है, ठोस है, सॉलिड है। क्यों सॉलिड है भाई? मैंने कहा इसके पास शेप साइज है, शेप एंड साइज है। बोलो जी, बिल्कुल है। इसके पास मास तो होगा ही होगा, डेफिनेट सी बात है। अगर मास नहीं होगा तो मैटर ही नहीं होगा, वजूद तो है ही है। इसके पास वॉल्यूम है, बिल्कुल सर जी, जगह घेर रहा है या नहीं है? क्या मैं कह सकता हूं ये क्या है? ये आपका ठोस है, रंग भी है, बाहर से देख के पता चल दिया। द्रव पे आ जाओ, क्या शेप साइज है? क्या मास है? अरे मास तो है ही, मास नहीं होगा तो भाई। क्या वॉल्यूम है? बिल्कुल है, जगह तो घेरता है। 1 लीटर 2 लीटर चीज उसको बाल्टी में डाल दो, चीज बोतल में डाल दो, वॉल्यूम रहेगा। अब आ जाओ गैस पर। सर जी शेप साइज तो होगी नहीं, कहां है? देखो चारों तरफ दिख रही है, कुछ भी नहीं है। सर जी द्रव्यमान। अब यहां पर देखो, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपन कोई भी लूसेंट वूसेंट कुछ भी पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा द्रव्यमान तो है, ले द्रव्यमान तो लिख ही देता हूं है। लेकिन वॉल्यूम के बारे में जब अपन देखोगे ना, तो इसमें मिलेगा कि वॉल्यूम नहीं होता। ऐसा ही मिलता ना कि गैस के पास वॉल्यूम नहीं होता। क्यों नहीं होता? घर में मैं एलपीजी यूज करता हूं, 15 kg का सिलेंडर ले आता हूं। अरे रे यार, अरे है या नहीं है? है ना? तो भाई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। यही क्वेश्चन आया था, याद रखना। एक बार क्या हुआ, भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी गैस के सिलेंडर का द्रव्यमान कितना होगा। उसने पूछा था 30 किलो, ऐसे करके न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया था। तो सब ये सोचे कि सर जी गैस के अंदर तो द्रव्यमान होता ही नहीं है। नहीं भी, नॉर्मली इसके अंदर द्रव्यमान नहीं होता। लेकिन अगर इसको कंप्रेस्ड या प्रेशराइज्ड कर दिया जाता है तो इसके पास वॉल्यूम हो जाता है। जैसे कि आप सीएनजी लाते हो, एलपीजी लाते हो, उस गैस को कंप्रेस्ड करके किस में डाल लेते हो? सिलेंडर में डाल लेते हो ना। उसके पास क्या आ जाता है? वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम ही उसका बाहर है, वॉल्यूम ही उसका क्या है? क्वेश्चन आज आया था कि 30 kg का सिलेंडर है, उसके अंदर सिलेंडर का जो मेटल का बाहर जो है वो 15 kg है, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? तो सब सोचे कि सर गैस का पास तो वॉल्यूम ही नहीं होता, तो डी ऑप्शन यही दे रखा था। लेकिन रियल में वॉल्यूम
था, वो 15 क्या है, वो गैस का ही तो वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, अगर अच्छे से लिखना चाहो तो। नॉर्मली वॉल्यूम नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, वैसे वॉल्यूम होता है। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट भी केमिकल प्रॉपर्टी, यहां से आपको कंफ्यूजन दूर होगी। याद रखना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। केमिकल पूछ रखी है, फिजिकल पूछ रखी है। केमिकल प्रॉपर्टी सोच के देखो भी, बर्फ, पानी और हवा, ये मार्कर पानी और हवा। जब मैं इसको देखूंगा ना अच्छे से, इधर देखो, जब मैं किसी चीज सॉलिड को देखूंगा ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है, मैंने कहा हर एक चीज किससे मिलकर बनी हुई है, एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो उसके मॉलिक्यूल जो होंगे ना, वो क्लोजली पैक्ड होंगे भाई। कैसे होंगे भाई धीरे, सभी के सभी पास पास होंगे तो ही तो वो सॉलिड बनेगी। अरे बोलो, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ही वो क्या होगी। एक ये है बेंच, सॉलिड कम है। एक में दीवार है, दीवार के ऊपर हाथ मारोगे सॉलिड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास पास हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। गैप क्या है, बहुत कम है, तो वो क्या है, सॉलिड है। कोई भी ऐसी चीज जहां पर मॉलिक्यूल पास हो उसको अपन क्या कहते हैं। दूसरी चीज, द्रव क्या होगा सर जी, द्रव के मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर होंगे। द्रव के मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े, उधर गैस की अगर मैं बात करूं तो गैस के तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर होंगे। अब लाइव एग्जांपल लो, दीवार में हाथ लगाओ, क्या पार हो पाएगा हाथ? उसके मॉलिक्यूल जाने ही नहीं देंगे आपको, इतने टाइटली पैक्ड हैं। पानी के अंदर हाथ डालो, हाथ इजीली चला जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर हैं। हवा में हाथ लेके जाओ, इजीली जा रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत है। ये मैंने बेसिक बताया है। अब थोड़ा केमिकली देखो, 3 चीजें होंगी। कौन कौन सी होंगी? पहला बॉन्डिंग भाई, किसकी बॉन्डिंग? मॉलिक्यूल्स की। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तीसरा गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल? किसी भी वस्तु। 3 केमिकल प्रॉपर्टी निकाल दी, एक और निकालूं? और भी है, प्रेशर, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी। 3 इधर लिख दी, 3 इधर लिख रहा हूं मैं। चौथी प्रेशर, 5वीं टेम्परेचर, 6ठी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज क्लियर है? अब देखो, अपने आप आंसर डाल दो भाई, डालो। आपसे क्वेश्चन पूछे, किसी भी सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग कैसी होगी? कैसी होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स बहुत कम, बहुत ज्यादा। क्लियर है? सॉलिड क्लियर है? लिक्विड जो ना मिड स्टेट ऑफ मैटर है। क्या बताइए? मिड स्टेट ऑफ मैटर। ये क्वेश्चन आता है भाई, पदार्थ की मध्य अवस्था कौन सी है? तो लिक्विड है। इसमें बॉन्डिंग थोड़ी कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम, गैप थोड़ा ज्यादा। अब आ जाओ किसके ऊपर? गैस के ऊपर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, बॉन्डिंग भी नहीं होगी, गैप बहुत ज्यादा होगा। तो वो क्या होगा भाई? वो चीज गैसीय स्टेट में। एक बार प्रेशर और टेम्परेचर को समझाने से पहले एक बार मैं काइनेटिक एनर्जी को क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल छोटा कंसेप्ट है, खुद सोच के देखो कहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी। यहां पर हो पाएगी काइनेटिक एनर्जी? अरे मॉलिक्यूल में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कहां से हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? हो पाएगी? अरे कोई वस्तु जा ही नहीं पाएगी, ये हिल ही नहीं पाएंगे मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। आपसे क्वेश्चन ऐसे कर सकता है, 4 मैटर दे देगा, निम्नलिखित में से कौन से में काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक है? आए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है? समझ रहे? कोई भी एग्जांपल, यार मैंने क्या कहा, ठोस से ये मत सोच की ठोस ही है। ठोस का मतलब ये देखो, चारों तरफ जो भी चीज दिख रहा है ना, सब ठोस है, सब ठोस है। अब मैं तेरे को ये कहूं, लोहा, लकड़ी, हीरा,
तीन दे दिए मैंने एग्जांपल। इनमें सबसे ज्यादा ठोस कौन है, सॉलिड कौन है? तू क्या सोचेगा? तू सोचेगा मॉलिक्यूल्स किसके क्लोजली पैक्ड हैं? डायमंड के हैं। ऐसे ही तो आंसर करेगा, बोल। तो हमेशा याद रखना, आपको सॉलिड के अंदर सॉलिड नहीं याद रखना है। सॉलिड के अंदर लाखों चीजें मौजूद हैं, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड में बहुत सी चीज मौजूद है। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर होगी भाई? गैस के अंदर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब आ जाओ भाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। देखिए 1000 क्वेश्चन बना सकता हूं मैं प्रेशर और टेम्परेचर पर, आते भी हैं। किसी का प्रेशर ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी का पूछ लिया प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा? क्या ये चीज रटते हो? क्या रटते हो? अरे रटते ही हो। देखो मैं बताता हूं आपको, हमेशा एक बात याद रखना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो सुनना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा। अगर प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर दोनों चीज एक साथ है। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ना तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो जाते हैं, प्रेशर भी ज्यादा टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं हो सकता, प्रेशर भी कम टेम्परेचर भी कम नहीं हो सकता, दो ही तो बचे। अरे दो ही तो बचे। अब खुद सोच के देखो, ठोस है तो बर्फ मान लो, क्या मान लो? मान कर चलो प्रेशर आपने कौन भी रखी कर निकालना है, लेकिन आपने टेम्परेचर तो पता है, पता है या नहीं पता है? खुद सोच के देखो, जो चीज सॉलिड होगी ठोस होगी उसमें टेम्परेचर क्या होगा? ठोस कब होगी, बर्फ कब बनेगी? जब टेम्परेचर, प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा? प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा? वैसे भी प्रेशर आई था तभी तो मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड थे, बोलो आया ना। तो जितने भी सॉलिड होते हैं ना उन सभी में टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई होता। द्रव मिड स्टेट है, गैस में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई? पानी को उबालना चढ़ा दो, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगा। कब बना? जब टेम्परेचर प्रेशर अपने आप लो हो गया। अरे बोलो। अब आपसे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे कह दे लोहे पर तापमान बढ़ाने पर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बस पहले तो ये देखना ये सॉलिड है या लिक्विड है। पहले तो ये देखना सॉलिड है गैस है क्या है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले ऑक्सीजन के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रेशियो होता है, तो आप क्या करोगे? ऑक्सीजन क्या है तो गैस में क्या है? टेम्परेचर है, प्रेशर है। अरे यही तो है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो कर दोगे प्रेशर टेम्परेचर को? अरे गलत तो नहीं होगा कभी? नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलो बस इतना ही था, ये बस थोड़ा समझने की बात है। और पता ना कितनी बार प्रेशर टेम्परेचर को आपसे कहेगा, किसी का बढ़ा देगा, किसी का घटा देगा, किसी का कुछ कर देगा। आपको अड़िग रहना है, आपको 3 स्टेट याद रखनी है, और 3 स्टेट से ज्यादा तो कुछ होता नहीं। होता भी नहीं होता, नहीं होता ना। क्लियर भी? सॉलिड लिक्विड गैस। अब सुनो मेरी बात, आप ये कहोगे कि सर आप बार बार ये कह रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर घटा दिया, तो इससे तो स्टेट क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। कहने का मतलब पदार्थ का एक और गुण है कि अपनी अवस्थाओं को क्या करता है? चेंज करता है। तो उनके ऊपर जो जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, देखिए अपन रट लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, रटते हैं ना। ये रटना नहीं है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। देखो मैं आपको बताता हूं, आपको 3 चीज एक लाइन में लिख लेनी है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर है, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव, पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव। भाई 3 ही चीज तो मौजूद है इस पृथ्वी पर, या तो ठोस है, सॉलिड। सॉलिड के लिए बस एक बात याद रखो, क्या याद रखोगे? बर्फ। लिक्विड, द्रव के लिए एक बात याद रखो, पानी। गैस, गैस के लिए एक बात याद रखो, भाप। देखो मैं एक ना सिंपल सी डेफिनेशन अगर आपसे पूछने लग जाऊं ना
कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, मेल्टिंग होता क्या है, तो मुश्किल से 4 5 6 आप लोगों में से बता पाओगे। लेकिन अब ना गर्मी का सीजन आया हुआ है, आप करते रहते हो, आइसक्रीम लेते हो, थोड़ी देर लड़कियां तो खास करके, ये मेरी तो आइसक्रीम मेल्ट होगी, ठीक है, वो मेल्ट कैसी हुई, मेल्ट हुई, उसके बारे में देखा नहीं तूने। तो भाई मैं कहता हूं कि कोई वस्तु ठोस है और ठोस का कहां चले जाना, अवस्था को चेंज कर देना ही तो क्या कहलाता है, मेल्टिंग। और वह तापमान जिस पर कोई वस्तु ठोस से द्रव अवस्था में चली जाए उसको अपन क्या कहते हैं भाई, कोई ना कोई एक बिंदु आएगा, कोई ना कोई एक ऐसा तापमान आएगा, टेम्परेचर आएगा जहां पर वो मेल्ट हो जाएगी। ऐसे तो लेते तो होगी नहीं, हाथ में ली और मेल्ट हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। थोड़ी देर बाद टेम्परेचर उसका कम होगा, जब भी तो मेल्ट होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा, तो कभी याद करोगे इसकी डेफिनेशन, बस एक बात याद रखनी, अरे यार कुछ था तो कौन नहीं, एक तापमान था जो ठोस से कहां लेके जा रहा था, द्रव में लेके जा रहा था। अब ऐसा ही तापमान एक और होता है जो कहां से कहां पर ले आता है, द्रव से, अरे गैस कहां, मैं ठोस की तरफ इशारा किया है, भी सोच के देखो भाई। अपन क्या करते हैं, पानी को फ्रिज में ले जाके रख देते हैं और जिस तापमान पर वह जमता उसको अपन क्या कह देते हैं, बस हो गया, खेल खत्म। हिंदी में इसको बोलते हैं हिमांक बिंदु। डेफिनेशन, वह ताप जिस पर कोई वस्तु द्रव से ठोस में चली जाती है उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, रटना पड़ेगा। अब मेरे को एक बात सोच के देखो, खुद कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, अरे भाई जिस जगह पे कोई वस्तु पिघलेगी वहीं पर तो जमेगी, पानी है 0 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा नीचे जाएगा जम जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा पिघल जाएगा, ताप तो एक ही रहेगा, टेम्परेचर तो एक ही रहेगा, बिंदु तो हमेशा याद रखना, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज सेम, हमेशा सेम रहते हैं भाई। कई बार क्या करते हैं अपन ना, मेल्टिंग पॉइंट याद रख लेते हैं पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर लेता किससे, फ्रीजिंग से। अब आप सोचते हो मास्टर ने फ्रीजिंग तो बताया है कौन नहीं, अरे फ्रीजिंग वही तो था जो मेल्टिंग था, फ्रीजिंग वही तो था जो मेल्टिंग था। मैं करवाऊंगा 4 5 ऐसे एलिमेंट है जो बार बार फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट पूछे जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पूछे जाते हैं, वो मैं लिखवा दूंगा। पहले एक बार डेफिनेशन क्लियर कर लो, बस एक लाइन लिख लेना, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज सेम। अब इधर आओ भी, पानी को गैस के ऊपर रख के आ जाओ चाय बनाने के लिए और भूल जाओ, थोड़ी देर में क्या होगा, वो उबल जाएगा और कहां चला जाएगा, द्रव से, और जिस ताप पर वो जाएगा, जिस तापमान पर वो जाएगा उसको अपन क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। मतलब कि गलनांक, सॉरी क्या कहते हैं, कवंथनांक, कवंथ, अरे जो भी होता है हिंदी में, कवंथनांक। और इस प्रोसेस को, द्रव से गैस में जाना, वाष्पीकरण, इवोपोरेशन, अरे बोलो, इवोपोरेशन, वाष्पी कितनी डेफिनेशन मिली, 2, याद करना पड़ेगा, कुछ करना भी मत, बस समझना, थोड़ा जानने की कोशिश करना, काम बन जाएगा। उबल गया पानी। अब एक बात तो, कभी गैस से कोई चीज द्रव में आती देखी है, ये चेंजमेंट देखा क्या कभी, देखा होगा। अरे सिंपल सी बात है, पानी को उबल रहा है, उसके ऊपर प्लेट रख दो और उसके ऊपर आइस रख दो, वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, पानी द्रव से किस में आ जाएगा। बिल्कुल लाइव एग्जांपल यार, जो सबसे ज्यादा आता, बारिश। बहुत बार क्वेश्चन आता, बारिश किस विधि द्वारा होती है, तो बारिश ऐसे ही तो होती है, समुद्र से भाप उठती है, फिर वो पहाड़ों से टकराती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वह प्रक्रिया जिससे कोई वस्तु गैस से द्रव अवस्था में चली जाती है उसको बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन।
सेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं संघनन। लाइव एग्जांपल बताना पड़ेगा क्या? बारिश की बूंदे, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, बारिश जो आती है वो इसी प्रोसेस से आती है। अच्छा एक बात तो देखो, नॉर्मली कोई भी वस्तु जब प्रोसेस होता है ना, सबसे पहले ठोस से द्रव में आती है, फिर द्रव से, यही तो प्रोसेस होता है। कभी आपने देखा डायरेक्ट ठोस से गैस में चली जाए? अभी अभी नवरात्रे खत्म हुए हैं, अपन कपूर यूज करते थे, अग्नि के ऊपर रखते थे, डायरेक्ट किस में चले जाता था। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पहले बहुत आता था इससे एग्जांपल। वह प्रक्रिया जिससे कोई वस्तु ठोस से द्रव में जाए बगैर सीधी कहां चली जाए? गैस में चली जाए, उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद करना ही नहीं है कुछ भी, आपको बस ये याद रखना ठोस से कहां जा रही है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? उद्रो उद्रो, गॉट इट? एग्जाम्पल लिख लो, आयोडीन। कपूर तो सभी को पता है, कपूर को क्यों लिखवाऊंगा मैं, लिखवा दिया फिर भी। आयोडीन, नेपथलीन, बस इतना ही बहुत है। आयोडीन नमक नहीं होता, आयोडीन एक नॉन मेटल है, अलग है, क्रिस्टलीय फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा एक बात कहो, कभी गैस से ठोस में आता देखी कोई वस्तु? नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन प्रोसेस होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये प्रोसेस होता है। नाम लिख लेना, इसको बोलते हैं निक्षेप डिपोजिशन। गैस से किस में आना? हिंदी में इसको बोलते हैं निक्षेप। क्या बोलते हैं? निक्षेप। डिपोजिशन, क्या बोलते हैं भाई? डिपोजिशन। तो ये थे भाई आपके चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब कुछ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, एक बार वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट वो दुखी हो लेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होते हैं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट थोड़े अलग होते हैं, ये थोड़े अलग होते हैं। सबसे पहले तो लिखो पानी, वाटर, बर्फ। बर्फ का भी सेम होता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाएंगे और फ्रीज हो जाएंगे, और 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद एक लिखना भाई पारा, मर्क्यूरी। नॉर्मल थर्मामीटर बनाया जाता है इससे, -39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 356 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद लिखना एल्कोहल, एब्सोल्यूट थर्मामीटर बनाया जाता है, बढ़िया वाला थर्मामीटर, क्योंकि ये -114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 78 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है भाई? बॉयल होता है। उसके बाद एक लिख लेना भाई आयरन लोहा, आयरन लोहा 1538 डिग्री सेल्सियस और 2862 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है।